बाहों में थामने आयशा जुल्फ़िकार किस्त नंबर 9। हमज़ा तो क्या कर रहा था बंद कमरे में इसके साथ। रुखसाना को यकीन ना आया। ताई अम्मी, मुझे उन्होंने बुलाया था। वो बोला। मैंने नहीं बुलाया। रमल्ला की आंखें फट गईं। अम्मी, इसी ने बुलाया था हमज़ा को। मैंने खुद इसका पैगाम हमज़ा तक पहुंचाया है। मैं ऊपर जा रही थी जब इसने कहा कि हमज़ा को ज़रा नीचे भेजना। ज़रीना ने हाथ नचा कर कहा। खुदा की कसम आंटी, मैं तो बर्तन सेट। नाइमा ने उसकी बात काट दी। बर्तन तो मैं कल सारे ही सेट कर दिए थे। ताई अम्मी, जब मैं वॉशरूम से निकली हूँ तो ये दोबारा सारे बर्तन बिखराए बैठी थी। नाइमा ने तड़का लगाया। आंटी, ऐसा नहीं है। नाइमा ने मुझे कहा कि अपने बर्तन सेट कर लें। मैं अंदर गई तो जरीना ने लाइट बंद कर दी। ऊपर से ये आ गया। वो रोते हुए अपनी सफाई दे रही थी। ताई अम्मी, मैं रमल्ला के बुलाने पर आया था। यही सच है। हमजा ने कहा। देख ले अम्मी, इस हराफा की साइड लेती थी तू। इसकी वजह से मुझे मारा तूने उस दिन, और इस छंडाल के काम देख ले। इससे तो शर्मीनी अच्छी है, जो कम से कम जो करती है सरेआम तो करती है। ज़रीना ने रमल्ला का बाजू झंझोड़ा था। ये झूठ है। वो मारे सदमे की बोल ना सकी। ज़ुबैर 2 कदम आगे को आया और हमज़ा की तरफ देखा। रमल्ला ने बुलाया था तुझे? उसने पूछा। हाँ, वो बोला। फिर इसके मुँह पे थप्पड़ मार। ज़ुबैर ने कहा। हमज़ा दम बखूर रह गया। ज़ुबैर, मैं कैसे? ज़ुबैर ने उसकी बात काट दी। उसकी आंखें कहर छलका रही थीं। अगर वाक़ई इसने बुलाया था तुझे तो अभी इसी वक़्त इसके मुँह पे थप्पड़ मार, ताकि आइंदा ऐसी जुर्रत ना कर सके। ज़ुबैर ने कहा। हमज़ा चुप खड़ा रह गया। मार थप्पड़! ज़ुबैर चीखा। हमज़ा ने एक नज़र रमल्ला की तरफ देखा। वो रो रही थी, आंखें सुर्ख और कँपकँपाते हुए होंठ। वो इस लम्हे अपने बनाए हुए खेल में खुद ही हार गया। वो भूल गया था कि जिस लड़की को रुसवा करने लगा है, मोहब्बत भी तो इसी से करता है। हमज़ा, अगर तू सच्चा है तो इसके थप्पड़ मार। ज़ुबैर ने एक बार फिर कहा। मार दे थप्पड़ हमज़ा। नाइमा चीखी थी, लेकिन वो नहीं मार सका। बस चुपचाप नज़रें झुका गया। तुमने बुलाया था उसे? ज़ुबैर रमल्ला की तरफ मुड़ा। नहीं। वो फ़ौरन बोली। इसके थप्पड़ मारो। ज़ुबैर की बात अभी पूरी हुई भी नहीं थी कि रमल्ला का हाथ उसका गाल रंग गया। रुखसाना साकत रह गई। एक और मारो। वो बोला। रमल्ला ने मार दिया। तब तक मारो जब तक ये अपने जुर्म का एतराफ़ नहीं कर लेता। वो इंतहाई सर्द लहजे में बोला था। रमल्ला एक के बाद एक इसके जुड़ती चली गई। बस करो। नाइमा एकदम चीखी और बिलक-बिलक कर रो दी। खुदा का वास्ता बस करो। हमज़ा का कोई कसूर नहीं है। इसे मैंने नीचे भेजा था। वो सर झुकाकर बोली थी। माफ़ी माँग रमल्ला से। ज़ुबैर ने नाइमा से कहा। मुझे माफ़ कर दो। वो बोली। हाथ जोड़कर। वो फिर बोला। नाइमा ने रोते हुए उसके आगे हाथ जोड़ दिए। हमज़ा हनूज़ खामोश खड़ा था। ज़ुबैर इंतहाई कहर-आलूद नज़रों के साथ ज़रीना की तरफ मुड़ा। वो एकदम डर कर 2 कदम पीछे हुआ और पीछे हटते-हटते दीवार से जा लगी। ज़ुबैर, मेरा भाई, अल्लाह की कसम मुझे माफ़ कर दे। मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो बस नाइमा ने ये कहा कि मैं अम्मी के सामने कह दूँ कि रमल्ला ने मुझे हमज़ा को बुलाने का कहा था। मुझे माफ़ कर दे ज़ुबैर। वो एकदम सारा पोल खोलते हुए रो पड़ी। रुखसाना तीर की तरह उसकी तरफ बढ़ी और उसके बाल जकड़ लिए और उसे यूं ही घसीटते हुए ऊपर ले गई। ज़ुबैर ने एक नज़र हमज़ा के झुके हुए सर को देखते हुए नीचे पड़ा रुमल्ला का दुपट्टा उसके कंधे पर डाला और उसका हाथ थाम कर बाहर ले गया। आइंदा अगर किसी ने मेरी बीवी पर उंगली भी उठाई तो उंगली समेत मुंह तोड़ दूंगा सबका। वो उसे लेकर कमरे की तरफ बढ़ा था। अंदर आते ही उसने दरवाज़ा लॉक किया और अपना बैग कंधे पर से उतारते हुए बेड पर फेंका। टाई खोली, शर्ट के बटन खोले और उतार दी। रमल्ला का पूरा जिस्म कँपकँपा रहा था। आंखें मुसलसल भीग रही थी। चेहरा जर्द हुआ पड़ा था। ज़ुबैर 2 कदम चलकर उसके करीब हुआ। क्या कहा है इसने तुमसे? उसने पूछा। कहता कि वो मुझसे प्यार। इससे आगे उससे बोला ना गया। तब थप्पड़ क्यों नहीं लगाया उसे? वो ज़ोर से बोला। इसका हाथ क्यों नहीं तोड़ा जिससे उसने तुम्हें तो छुआ? ज़ुबैर ने अपना हाथ उसकी सर की पुश्त से पर रखा था। ज़ुबैर में डर गई थी। वो रो पड़ी। ज़ुबैर ने एक झटके से उसे मोड़ा और दीवार के बिल्कुल साथ लगा दिया। रमल्ला का चेहरा दीवार से रगड़ खाने लगा था। जिस लम्हे वो तुम्हारे पीछे इस कमरे में आया था, उसी लम्हे पलट कर मुँह क्यों नहीं तोड़ा उसका? सुना ही क्यों कि वो क्या कह रहा है? वो सारे बर्तन उठा के इसके सर पर क्यों नहीं मारे? इसे क्यों अपना दुपट्टा खींच लेने दिया? उसे ज़ुबैर की उँगलियाँ अपनी पुश्त पर रेंगती हुई महसूस हुई।
اس کی سانسیں رم اللہ کی گردن چلانے لگی تھی۔ زبیر آئی ایم سوری۔ وہ تھر تھر کانپ رہی تھی۔ زبیر کے دانتوں نے اس کے گال پر نشان چھوڑا۔ وہ تڑپ اٹھی۔ اگلا ہدف اس کا چہرہ تھا جو رم اللہ کو سسکنے پر مجبور کر گیا۔ زبیر پلیز۔ وہ گھٹ گھٹ کر رونے لگی۔ اس کے سینے سے لگتے ہوئے اس کے دل میں چاقو کیوں نہیں گھونپ دیا؟ زبیر نے دایاں ہاتھ اس کے منہ پر رکھتے ہوئے لائٹ آف کی تھی۔ زبیر پلیز۔ بہت درد ہوگا زبیر۔ وہ کوشش کے باوجود مڑ نہیں سکی۔ زبیر بس اس کی گردن کو نشانہ بنائے اس کے اذیت دیتے چلا گیا۔ زبیر میں مر جاؤں گی خدا کے لیے۔ وہ اس کی دبی دبی سے سسکیاں سن رہا تھا، لیکن زبیر اپنی آخری سرگوشی کے ساتھ ہی وہ بے دم ہو کر فرش پر گر گئی۔ پوری رات گزر گئی اسے کمرے میں بند ہوئے۔ اگلا پورا دن بھی گزر گیا۔ یاسمین نے ہر ممکن کوشش کر لی لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا۔ رفیق صاحب ابھی سارے معاملے سے انجان تھے۔ آخر رخسانہ ہی رم اللہ کے کمرے سے ہو کر اس کے کمرے کی کھڑکی تک پہنچی اور اس کا لاک توڑا۔ وہ صرف ٹراؤزر پہنے چارپائی پر اوندھا پڑا تھا۔ چارپائی کے آس پاس جلی سگریٹوں کے لاتعداد ٹکڑے پڑے تھے۔ حمزہ۔ رخسانہ کے دروازہ کھولتے ہی یاسمین اندر کو آئی تھی۔ اوئے حمزہ پتر۔ پتر۔ یاسمین رو ہی پڑی۔ اٹھ میرا پتر، پورا دن گزر گیا بھوکے پیاسے، اٹھ کے نہا، کپڑے بدل، چل میرا لال۔ وہ اسے اب زبردستی اٹھا کر کمرے سے باہر لے گئی۔ رخسانہ بس چپ چاپ کھڑی رہ گئی تھی۔ ادھر نائمہ کو شدید بخار ہو گیا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی اویس اسے ہسپتال سے لے کر آیا تھا۔ یاسمین بیچاری کبھی اس کی طرف بھاگتی اور کبھی حمزہ کو دیکھتی۔ زرینہ نے تو اگلا پورا دن شکل ہی نہیں دکھائی، نیچے ہی نہیں اتری، اور تیسری وہ تھی جو کسی کو بتا بھی نہ سکی کہ اسے کیا سزا ملی۔ بس وہ پوری رات فرش پر سے اٹھ نہیں سکی تھی، اور جب صبح اٹھی تو سیدھی نہیں ہو سکی، ٹانگیں چلنے سے انکاری اور کمر کھڑے ہونے سے۔ گولیوں کا پورا پھکا پھانک کر وہ ناشتہ بنانے کچن میں گھس گئی تھی۔ زبیر چپ چاپ ناشتہ کر کے دفتر چلا گیا تھا۔ ادھر اویس نے نیا ڈرامہ شروع کر دیا، بھوک ہڑتال۔ صبح کا ناشتہ کیے بغیر ہی فیکٹری نکل جاتا، دوپہر کو کھانا کھانے ہی نہ آتا، شام کو بنا کھائے ہی سو جاتا۔ رخسانہ نے ایک دن تو نظر انداز کر دیا، اس سے اگلے دن جھاڑ دیا، تیسرے دن وہ یکدم پھٹ پڑی۔ تسے سارے مینوں ایک بارے ہی پھاہا دے دیو۔ وہ پھٹ پڑی۔ اویس بنا ناشتے کیے فیکٹری جانے کے لیے تیار تھا۔ زبیر ستا ہوا چہرہ لیے اندر بیٹھا ناشتہ کر رہا تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے انہیں حمزہ کی شکل دیکھے۔ وہ کب ہسپتال جاتا تھا اور کب واپس آتا تھا کوئی پتہ نہیں۔ نائمہ 2 دن کے بخار میں سوکھ کر کانٹا ہو گئی، آنکھیں کئی کئی انچ اندر کو اتر گئی۔ زرینہ الگ سے بوتھا سجائے پھر رہی تھی۔ اور منڈیا، چاہتا کیا ہے تو؟ وہ بولی۔ اویس چپ چاپ اپنی موٹر سائیکل صاف کرتا رہا۔ اویس کنجر، میں تیرے سے بات کر رہی ہوں۔ وہ اٹھ کے پاس آئی۔ زرینہ پاس ہی دونوں لڑکوں کو نہلا رہی تھی۔ ستے ہوئے چہرے کے ساتھ اس نے پہلے تو دونوں کی قمیضیں اتاری، پھر کھینچ کھینچ کر شلواریں بھی اتار دی۔ او ادھر دیکھو، تو ایسا کر ان دونوں کو اٹھا کے گلی میں لے جا۔ رفیق صاحب پاس بیٹھے سگریٹ پی رہے تھے۔ وہ چپ رہی۔ امی، کچھا تے پا دے۔ دونوں بچے تان سے تان ملا رہے تھے۔ یہ تو مجھے پتا ہے کہ روٹی تو کہیں نہ کہیں سے کھا رہا ہے، ایسے کیسے 3 دن بھوکے رہ کے گزارا کر لیے تو نے؟ لیکن یہ کوئی تماشا ہے بس، کوئی عقل کو ہاتھ مار، اس لڑکی کی خاطر پورے گھر کو انگلیوں پر نچا رکھا ہے تو نے۔ رخسانہ تڑک گئی۔ اے زرینہ، کبھی ان کے پنڈوں پر صابن بھی لگا دیا کر۔ توبہ توبہ، میل ایسے چڑھی ہوئی جیسے کلف لگا ہو۔ رفیق صاحب مسلسل زرینہ کے صبر کا امتحان لے رہے تھے۔ وہ دونوں کے صابن لگا کر اب مل رہی تھی۔ امی پلیز، صبح صبح میرے ساتھ بحث نہ کریں۔ وہ تنگ آ کر بولا۔ اور جو تو کر رہا ہے وہ کیا ہے؟ چل منڈیا، ٹھیک ہے پھر، اگر ایسے بھوک ہڑتال کر کے تو اپنی منوا سکتا ہے تو منوا کے دکھا، رخسانہ نے کہا۔ زرینہ بظاہر تو بچوں کے صابن مل رہی تھی، لیکن دھیان سارا رخسانہ اور رویس کی طرف تھا۔ وہ صابن والا ہاتھ بچوں کی آنکھیں ملے جا رہا تھا۔ امی، آنکھوں میں صابن چلا گیا، بڑا والا چیخا۔ انا کر دے تو دونوں نو۔ رفیق صاحب مسلسل اس کی کارروائی دیکھ رہے تھے۔ امی، آپ نے بس ایویں ہی ایک ضد لگائی ہوئی ہے، وہ بولی۔ تو نے نہیں لگائی، تو چھوڑ دے تو اپنی ضد، وہ چیخیں، یا پھر دے دے ضمانت، وہ بولی۔ امی، وہ رونے والا ہو گیا۔ زرینہ کے چھوٹے لڑکے نے بھی بڑے سے تان ملا لی۔ دونوں چھپا چھپ آنکھوں میں پانی ڈالنے لگے۔ بغیر تو مجھے ساری کو گیلا کر دیا۔ زرینہ نے ان کے ننگے جسموں پر دھنا دھن کی تھی۔ دے ضمانت کہ تیری وجہ سے علینا کا گھر نہیں اجڑے گا۔
رخسانہ آخر کو اس کی ماں تھی، ڈٹ کے کھڑی ہو گئی۔ اویس نے رفیق کی طرف دیکھا۔ تیری ماں اگر راضی ہے تو پھر میں بھی راضی ہوں۔ اس بار ان دونوں میاں بیوی کا پکا یونین تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ سر جھکا کر بولا۔ اے رخسانہ، اس ڈائن کو کہہ بس کرے، یہ بچے مار دے گی آج۔ رخسانہ صاحب نے چیخ کر کہا۔ اویس، جس طرح ضد کر کے اس سے شادی کر رہا ہے نا، ویسے ہی ضد لگ کر اس شادی کو نبھانا بھی ہے۔ مجھے پتہ ہے تیری فطرت کا۔ کل کلا کو ذرا سی اس سے انبن ہو گئی تو چلو جی، بات ختم۔ اسے کہہ دے کہ جا اپنے گھر، یاد رکھنا اسے شام اس کا بھائی علینا کو واپس بھیج دے گا۔ رخسانہ کہتی چلی گئی۔ اویس نے سر ہلاتے ہوئے موٹر سائیکل سٹارٹ کی تھی۔ بیک گراؤنڈ میں دونوں بچے فل ٹاس گلا پھاڑ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ تیرا میرے ہاتھوں قتل ہو جائے، اوپر دفع ہو جا۔ رخسانہ تیر کی طرح زرینہ کی طرف آئی تھی۔ امی مجھے مارے نا، مجھے مارے، وہ چیخی۔ پر دفع ہو۔ انہوں نے دونوں بچوں کو اس کی جلادی چنگل سے نکالا۔ زرینہ تن فن کرتی اوپر چلی گئی۔ زبیر ناشتہ کر چکا تھا۔ رمالہ برتن اٹھا کر مڑنے لگی تو اس کی کلائی تھام لی۔ وہ ایک جھٹکے سے چھڑوا گئی۔ رمالہ نے بلایا تھا تجھے؟ ہاں، اس کے منہ پہ تھپڑ مار۔ زبیر، میں کیسے؟ اگر سچا ہے تو اس کے منہ پہ تھپڑ مار۔ تم نے بلایا تھا اسے؟ نہیں۔ پھر اس کے منہ پہ تھپڑ مارا، اور چٹاک کی آواز کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی، چہرہ پسینہ پسین اور گلا خشک، جیسے کانٹے ہو گئے ہوں۔ وہ ایک دم اٹھا اور نیچے پڑی پانی کی بوتل کھول کر منہ سے لگا دی۔ وہ پچھلی 3 راتوں سے سو نہیں سکا تھا۔ پچھلے 3 دنوں سے اس نے رمالہ کی شکل بھی نہیں دیکھی تھی۔ کھلی چھت پر لیٹنے کے ہونے کے باوجود اس کا دم گھٹ رہا تھا، سانس جیسے اٹک اٹک کر آ رہی تھی۔ اس نے جسم پر پہنا واحد بنیان بھی اتار دیا اور ریگنگ کی طرف بڑھ گیا۔ تو نے اسے رسوا کرنا چاہا حمزہ، اسے، رمالہ کو، کوئی اس کے اندر سے بولا تھا۔ بھلا اپنی محبت کو بھی کوئی رسوا کرتا ہے؟ کوئی ایسے پامال کرتا ہے اس لڑکی کو جسے دیکھ کر صرف محبت کا خیال آتا ہو؟ کتنا غلط کیا حمزہ۔ اس نے تجھے تھپڑ مارا، ایک اور آواز آئی تھی، اور اس کے ساتھ ہی اس کی رگیں تن گئی تھیں۔ پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ حمزہ، اس نے تجھے سب کے سامنے ذلیل کر دیا۔ آوازوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ رخسانہ اور رفیق اویس کے لیے شرمین کا رشتہ مانگنے آئے تھے۔ حاتم تو ان کا مدعا سنتے ہی خاموش ہو گیا۔ شرمین سترنگی تتلی بنی اڑ رہی تھی۔ علینا نے کھانا بنایا تھا۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو شرمین جی چائے لے آئی۔ حاتم پتر، ہماری عرض کا کیا کرنا ہے اب؟ رفیق صاحب نے پوچھا۔ شرمین، تھوڑی دیر کے لیے باہر جاؤ۔ حاتم نے کہا۔ اس کا ارادہ تو نہیں تھا، لیکن بعد الخواستہ باہر نکل ہی گئی۔ انکل جی، میری بات کا برا نہ منانا، آپ کو یہ رشتہ لے کر یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، حاتم نے کہا۔ رخسانہ اور رفیق ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رہ گئے۔ تسی سیانے ہو آنٹی جی، تسی ساڈے وڈے ہو، لیکن معاف کرنا، تسی گل سیانیاں والی نہیں کیتی۔ وہ بولا۔ پتر کیا کرے، اولاد سر چڑھی ہو تو کیا کریں؟ رخسانہ نے ایک لمبی سانس بھری۔ آنٹی، میری امی ابھی حیات تھیں جب میرا رشتہ طے ہوا تھا، اب سے کوئی 4-5 سال پہلے۔ دونوں گھر راضی تھے، پر پھر اچانک سے انہیں اپنے بیٹے کے لیے شرمین پسند آ گئی۔ خدا جانے آنٹی انہیں پسند آئی یا ان کے بیٹے کو، کیونکہ وہ میری بہن ہے اور مجھے اس کی عادتوں اور خصلتوں کا پورا علم ہے۔ میری سمیٹ نے انکار کر دیا۔ وہ اصرار کرنے لگے۔ خدا کی قسم آنٹی جی، میں نے تب اپنا رشتہ توڑ دیا اور اس کا کر دیا کہ خدا نخواستہ اگر کبھی مستقبل میں کوئی گھر اجڑے تو ایک ہی اجڑے، 2 لڑکیاں برباد نہ ہوں۔ شرمین کی شادی ہوگی۔ آنٹی جی، میں نے پہلے دن آپ سے کہا تھا کہ وہ لوگ اچھے نہیں نکلے، اس وجہ سے طلاق لے لی تھی۔ شرمین جی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ شرمین خود ہی نہیں بسی، انہوں نے بہت چکر لگائے، لیکن بس پتہ نہیں اس کا دل ہی مڑ گیا، اور تب مجھے اپنے کیے فیصلے پر بڑا سکون ہوا تھا۔ آج پھر وہی صورتحال بن رہی ہے، اور آج ایک بار پھر میں وہ فیصلہ نہیں لے سکتا جو 5 سال پہلے لیا تھا۔ آج علینا میری بیوی ہے، اور میں اپنی بہن کی خاطر اپنا اور علینا کا رشتہ نہیں توڑ سکتا، چاہے تو اسے میری خود غرضی کہہ لے۔ حاتم کہتا چلا گیا۔ رخسانہ خاموش بیٹھی تھی۔ اگر شرمین نہ بچ سکی تو آپ کی بیٹی مفت میں اجڑ جائے گی انکل، اس لیے اس بات کو یہی ختم کرتے ہیں۔ برا نہ منانا، لیکن ہم شرمین کا رشتہ اویس سے نہیں کر سکتے۔ حاتم نے بات ختم کر دی تھی۔ موٹر سائیکل گراج میں کھڑی کر کے وہ اندر چلا آیا۔ اویس اپنے کمرے میں لیٹا تھا۔ رخسانہ دادا جی کو دوا کھلا رہی تھی۔ وہ چپ چاپ بیگ کندھے پر لٹکائے اپنے کمرے کی طرف چلا آیا۔ رمالہ بیڈ پر بیٹھی موبائل دیکھ رہی تھی۔
ज़ुबैर ने बैग उतार कर बेड पर रखा और उसकी तरफ देखा। वो हनूज़ मोबाइल स्क्रीन की तरफ मुतवज्जो थी। चेहरे और गर्दन के निशान पुराने होकर मज़ीद गहरे हो गए थे। वो बेचारी पूरा दिन स्कार्फ से चेहरा छुपाकर फिरती थी। ज़ुबैर ने अपने बैग से एक ट्यूब निकाली और उसकी तरफ बढ़ा दी। रमाला ने इंतहाई शिकवा नज़रों से उसकी तरफ देखा और ट्यूब लेकर साइड पर रख दी। अपना राज ही रहना है? ज़ुबैर ने पूछा। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप बिस्तर से उतर गई। कहाँ जा रही हो? उसने रमल्ला का हाथ पकड़ते हुए पूछा। खाना लेने। वो अपना हाथ छुड़वाकर बाहर निकल गई थी। ज़ुबैर सर झटक कर वॉशरूम में घुस घुस गया। खाना खाकर फारूक हुआ तो रुखसाना ने आवाज़ दे दी। वो उठकर बाहर निकल आया। अदालत लगी हुई थी। अब ऐसे एक तरफ बैठा था। इस बेगैरत से ज़्यादा अकल वाला वो लड़का जिसने छुटते ही कह दिया कि आप लोगों को ये रिश्ता लेकर आना ही नहीं चाहिए था। रुखसाना ने कहा। क्या कहा उसने? ज़ुबैर ने पूछा। इनकार कर दिया है। रुखसाना बोली। कहता, कल आँखों अगर शर्मीन ना बच सकी तो अलीना मुफ्त में उजड़ जाएगी। रुखसाना ने कहा, हाँ तो और क्या कहे? इसकी तो सगी बहन है। इसे ज़्यादा पता है कि वो एक दफ़ा पहले भी तलाक ले चुकी है, दूसरी बार भी ले सकती है। ज़ुबैर ने कहा, इस उल्लू के पट्टे को समझा ले अब। रुखसाना ने कहा, अवैस भाई, क्या यार बस भी करें। जो सारे कह रहे हैं वो मान भी लें। ज़ुबैर ने कहा, ये आप लोगों की एक फजूल सी ज़िद है और बस। वो बोला, और तुझे समझ नहीं आती? इसके भाई ने इनकार कर दिया है। रफ़ीक साहब की बस हो गई। अवैस तूने जितनी बकवास करनी है ना आज ही कर ले, लेकिन आज के बाद मैं तेरे मुँह से ये खराफात ना सुनूँ। बंदे का पुत्र बन जा। मैंने कह दिया, नहीं तो दोनों टाँगें तोड़कर मंजी पे डाल दूँगा। रफ़ीक साहब चिंघाड़ कर बोले थे। अवैस सर झटक कर अपने कमरे में चला गया। रमल्ला चाय वहीं रख गई थी। ज़ुबैर ने अपना कप उठाया और कमरे में आ गया। वो सोने के लिए लेट गई थी। रमल्ला, बस भी कर देना अब। ज़ुबैर ने उसके बिल्कुल साथ जुड़कर लेटते हुए अपना हाथ उसके ऊपर रखा। आई एम सॉरी, मुझे गुस्सा आ गया था। वो धीरे-धीरे अपने पैर का अंगूठा रमल्ला की टाँग पर फेरने लगा। वो हनूज़ करवट लिए पड़ी थी। आँखें लबालब भर गई थी। रमल्ला, ज़ुबैर ने उसे अपनी तरफ मोड़ना चाहा लेकिन उसने बुरी तरह अपने ऊपर रखा उसका हाथ झटक दिया। दोबारा मुझे हाथ ना लगाना। ज़बरदस्ती आपने करनी है तो कर लें। वो तो कर ही लेते हैं आप। भराई हुई आवाज़ में कहते हुए वो करवट बदल गई। ज़ुबैर बस खामोश बैठा उसकी पुश्त को देखता रह गया। अवैस के घर वालों को इनकार क्यों किया? शर्मीन इस पर चढ़ दौड़ी थी। मेरी मर्ज़ी, मैं जिसे मर्ज़ी इनकार करूँ, जिसे मर्ज़ी इकरार करूँ। हातिम ने कहा, मेरी ज़िंदगी के फैसले करने वाले तुम कौन होते हो? वो चीखी, आवाज़ बंद कर ले समझी, वरना यहीं गला दबा दूँगा। हातिम ने उँगली उठाकर कहा, अलीना किचन में खड़ी थी। अभी इसी वक़्त इसके बाप को फ़ोन करके कहो कि हम राज़ी हैं। वो बोली, मैं तो राज़ी नहीं हूँ। हातिम ने कहा, क्यों? शर्मीन ने कमर पर हाथ रखकर पूछा, क्योंकि मुझे इसके घर वट्टा-सट्टा नहीं करना। वो बोला, हातिम, मेरे साथ ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे अब ऐसे ही शादी करनी है, समझे? इतनी मुश्किल से उसने अपने घरवालों को राज़ी करके भेजा और तुमने इनकार कर दिया। सिर्फ़ 2 दिन हैं तुम्हारे पास। अगर 2 दिन के अंदर-अंदर अवैस के रिश्ते को हाँ नहीं की, तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँगी। शर्मीन ने उँगली उठाकर धमकी दी थी। नसरीन और हातिम साक़त रह गए थे। रात को जब वो लीना के पहलू में आकर लेटा तो फट पड़ा। तुम ही अपने भाई को थोड़ी-सी अकल दे दो। अच्छा भला हुआ करता था वो, बिल्कुल ही अकल से पैदल हो गया है। वो बेचारा तंग आया पड़ा था। मैं क्या करूँ हातिम? जैसे आप शर्मीन के हाथों मजबूर हैं, बिल्कुल वैसे ही वो सब घरवाले भी अवैस के हाथों मजबूर हैं। मुसलसल 3 दिन तो भूख हड़ताल जारी रखी है उन्होंने। अम्मी कभी भी ना आती, सिर्फ़ इनकी वज़ह से मजबूर होकर आई थी। अलीना ने कहा, मैं बता रहा हूँ, इन दोनों की दाल नहीं गलनी, देख लेना। वो बोला, वट्टे-सट्टे के रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते। अवैस के सर इस पर इस वक़्त सिर्फ़ इश्क का भूत सवार है और कुछ नज़र नहीं आ रहा उसे। वो करवट बदलते हुए बोला। अलीना चुप रही। हातिम ने धीरे से इसकी बालों में उँगलियाँ चलाई। खुदा की कसम अगर कल को इस अवैस की खातिर तुम मुझसे छीन गई ना तो एक दफ़ा तो इसे छील के रख दूँगा मैं। वो अलीना को अपने करीब करते हुए बोला था। आज अवैस ने यासिर के बाद हातिम का नाम भी एक दुश्मन बना लिया था। दिन के 11 बज रहे थे जब वो सोकर उठा। आजकल वैसे भी वो मनमौजी सा हो गया था। मोबाइल चार्जिंग पर लगाकर कमरे से बाहर निकला तो सामने ही वो नज़र आ गई। आज 4 दिनों बाद नज़र आई थी वो। उसकी तरफ पुश्त किए कपड़े इस्त्री कर रही थी। दुपट्टा कंधों पर डाला हुआ था। बालों की ढीली सी पोनी बांधी हुई थी। हमज़ा के अंदर का शैतान पूरी तरह अंगड़ाई लेकर बेदार हुआ था। ज़ुबैर दफ्तर गया हुआ था।
बाकी सब अपने-अपने कमरों में थे। वो धीमे से मुस्कुराते हुए उसके बिल्कुल जा खड़ा हुआ और डाइनिंग टेबल से टेक लगा ली। मेरे ख़्याल से एक बंदे को सॉरी कहना चाहिए। वो बोला। बस एक लम्हे के लिए रमल्ला के हाथ रुके, फिर वो अपने काम में लग गई। वो भी कान पकड़कर। वो बददस्तूर इसे देख रहा था। आइंदा अगर तुमने मुझसे बात करनी है ना तो आप कहकर बात करना, समझे? वो तुड़क गई। किस खुशी में? उसने पूछा। क्योंकि मैं रिश्ते में तुमसे बड़ी हूँ, रमल्ला ने कहा, और मैं उम्र में तुमसे बड़ा हूँ। हिसाब बराबर? वो बोला। रमल्ला एकदम उसकी तरफ मुड़ी थी। हमज़ा एक लम्हे को तो सुन रह गया। दिल तड़प उठा था उसका चेहरा देखकर। तो तुम्हें बिना कसूर के ही सज़ा मिल गई? वो बोला। नहीं, कसूर तो था मेरा भी कि मैंने इस लम्हे तुम्हें जान से क्यों नहीं मार दिया। वो बोली। ये लो, मार दो मुझे। वो टेबल पर से छुरी उठाकर उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला था। हमज़ा, आखिर इरादा क्या है तुम्हारा? वो ताज्जुब से बोली। इरादा तो तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी बिताने का था। वो बोला तो लहजे में बेबसी से घुल गई थी। चलो, वो तो पूरा नहीं हो सका और आगे को हो भी नहीं सकता। तो अब? वो बोली। हमज़ा धीरे से आगे को हुआ। तुम्हें ज़बरदस्ती छीन लूँ तो? वो बोला। कैसे? रमल्ला ने पूछा। वो भी सोचा नहीं। वो मुस्कुराया। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो हमज़ा। आइंदा अगर तुम मुझे मेरे आस-पास इस किस्म की बेहुदा बकवास करते नज़र आए तो खुदा की कसम मैं तुम्हारी जान से मार दूँगी। वो फंकार कर बोली थी। एक बार फिर वो दोनों आमने-सामने थे। अब क्या होगा? हातिम ने तो साफ इनकार कर दिया। अवैस ने कहा। मुझे वैसे हातिम से ये उम्मीद नहीं थी। शर्मीन को इस पर बेहद गुस्सा था। आगे क्या करना है अब? अवैस ने पूछा। मैंने इसे 2 दिन का वक़्त दिया है। अगर इसने 2 दिन के अंदर-अंदर आपके रिश्ते के लिए हाँ नहीं की, तो मैं घर छोड़ दूँगी। शर्मीन ने कहा। और जाओगी कहाँ? उसने पूछा। वो आपका मसला है। आप ठिकाना ढूँढ कर देंगी मुझे, क्योंकि मेरी तमाम दोस्तों से वाकिफ़ है हातिम। शर्मीन ने कहा। वैसे घर छोड़ने के अलावा मेरे पास एक और ऑप्शन भी है। अवैस ने कहा। क्या? वो चौंक गई। देख लो, थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। अवैस ने कहा। उसकी आप फ़िक्र ना करें। वो धीरे से मुस्कुराई। अवैस ने इधर-उधर देखते हुए अपना ऑप्शन बता दिया। शर्मीन सोच में पड़ गई। क्या ख़्याल है? अवैस ने पूछा। अगर हातिम फिर भी ना माना तो क्या आपके घरवाले कबूल कर लेंगे मुझे? शर्मीन ने पूछा। मैंने कबूल किया, समझो मेरे घरवाले ने भी कबूल किया। इनका दिल ना भी चाहे तो इन्हें तुम्हें अलीना के मुँह को कबूल करना पड़ेगा। अवैस इंतहाई खुदगर्ज़ हो रहा था। शर्मीन ने इस बात में सर हिला दिया। शाम में उसने वॉशिंग मशीन लगाई। इसके और ज़ुबैर के काफ़ी कपड़े धोने वाले थे। 1-2 राउंड में उसके सारे कपड़े धुल गए। लॉन्ड्री में इन्हें नितार कर उसने टोकरी में भरा ऊपर से उठाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। तभी ज़ुबैर की मोटरसाइकिल अंदर दाखिल हुई थी। उसने बस रमल्ला को ऊपर जाते देखा था। फर्स्ट फ्लोर पर आकर पहले उसने ज़रीना के बड़े बच्चे को ऊपर भिजवाकर यकीन दहानी कराई कि हमज़ा ऊपर तो नहीं है। वो अभी आया ही नहीं था। वो टोकरी उठाकर ऊपर आ गई। जल्दी-जल्दी सारे कपड़े फैलाए और खाली टोकरी उठाकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। तभी ज़ुबैर ऊपर आया था। बैग कंधे पर था और कार्ड गले में लटक रहा था। वो मोटरसाइकिल खड़ी करके सीधा ऊपर ही आ गया। रमल्ला उसे देखकर एकदम रुक गई। तुम्हें अपनी जान का है तो क्या अब जान निकालोगी मेरी? ज़ुबैर धीरे-धीरे कदम उठाकर उसकी तरफ आया। वो पीछे कर हटती गई। जान तो आपने निकाल दी मेरी, वो भी बस चंद लम्हों में। रमल्ला की आंखें डुबडुबा गईं। ज़ुबैर उसकी और करीब हुआ। वो पीछे दीवार से लग गई। आई एम सो सॉरी। वो अपना हाथ दीवार पर टिकाते हुए ज़रा-सा इस पर झुका। आपने मुझ पर भी शक किया ज़ुबैर। उसकी आंखें छलक गईं। तुम पर शक नहीं किया, तुम पर सिर्फ गुस्सा आ गया था। ज़ुबैर ने एकदम इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में भरा और उसके आंसू साफ किए। रमल्ला का चेहरा इसके बेहद करीब था। तभी ज़ुबैर की नज़र उसके लबों से किनारे पर पड़ी। वहाँ अभी तक वो जामुनी रंग का निशान मौजूद था। ज़ुबैर बेखुद होकर उस पर झुका और अपने लब इस निशान पर रख दिए। रमल्ला की सांसों में यूरिश हुई थी। लब धीरे से लरज़ उठे। ज़ुबैर के होश गुम गए। आँखें बंद करके वो इसको इसके चेहरे पर झुका रहा। उसकी शिद्दतों के ज़ेर असर रमल्ला के हाथों से टोकरी छूटकर नीचे गिर गई। दोनों हाथों से उसने ज़ुबैर के कंधों को जकड़ा था। ज़ुबैर ने कंधे पर से बैग उतारते हुए नीचे फेंका और उसे दोनों बाजुओं में उठा लिया। अभी भी वो उसके चेहरे पर झुका था। ज़ुबैर ने बेखुद होते उसे चारपाई पर गिरावा और उस पर हावी होता चला गया। मुझे इन 4 दिनों में ही अंदाज़ा हो गया कि मैं तुम्हारे बिना बिना एक पल नहीं रह सकता।
वो पूरी तरह इसके नशे में चूर हो चुका था। ज़ुबैर को यहाँ जाएगा ऊपर। रमन्ना ने बमुश्किल उसको परे किया था। चलो नीचे चलें। वो खड़ा होकर बोला, वॉशिंग मशीन धोऊँ 2 मिनट तक। वो खुद को नॉर्मल करते हुए बोली थी, जल्दी आना, मेरी हद खत्म हो रही है। ज़ुबैर उठाकर नीचे चला गया था। रमल्ला ने नीचे आकर लॉन्ड्री साफ की और टब एक तरफ रखकर कमरे में आ गई। ज़ुबैर की हद वाक़ई खत्म हो चुकी थी। सुबह उसने फजर की नमाज़ पढ़ी तो तबीयत अजीब-सी महसूस हुई, घुटन-सी हो रही थी। उसने खिड़की खोलकर पर्दा आगे कर दिया। तभी उसे कै की कैफ़ियत हुई। मुँह पर हाथ रखकर वो वॉशरूम की तरफ भागी। उसकी तकलीफ से आवाज़ें सुनकर ज़ुबैर उठकर उसके पीछे आया। क्या हुआ? उसने वॉशरूम के दरवाजे में खड़ा होकर पूछा। तौबा! जान निकल गई मेरी। वो पसीनो-पसीन चेहरे के साथ बाहर निकल गई थी। ज़ुबैर ने लाइट जलाई और पंखा तेज़ कर दिया। रमल्ला बेड पर बैठी लंबे-लंबे साँस ले रही थी। रमल्ला, वो इसके पास बैठ गया। पाजी तो नहीं अंदर आ गए? वो उसके पेट की तरफ इशारा करते हुए बोला। रमल्ला ने चौंक कर उससे देखा था, फिर इसकी बात का मतलब समझकर सुर्ख हुई थी। मुझे भी यही लगता है। वो धीरे से मुस्कुराई। ज़ुबैर का गुनगुनाते हुए उसकी तरफ देखा था और कोहनी मारते हुए मुस्कुरा दी थी वो। वो न जाने कब से गायब थी। नसरीन ने तब ध्यान दिया जब उसे नाश्ते के बाद दोपहर के खाने पर भी ना देखा। शर्मीन कहाँ है? उसने अलीना से पूछा। पता नहीं, वो बोली। नसरीन इस न्यूज़ अब तो कुछ कह रही थी कि कमरे की तरफ भागी। कमरा खाली, पूरा घर छान माला। छत पर भी देख लिया, लेकिन शर्मीन नदारद। कॉल की तो नंबर बंद। नसरीन से सर पकड़ लिया। हातिम को कॉल करें नसरीन बाजी। अलीना के छक्के छूट रहे थे। नसरीन ने हातिम को कॉल कर दी। वो बेचारा फ़ौरन अवैस के केबिन की तरफ दौड़ा। वो खाली था। अवैस नहीं आया आज? उसने एक साथी वर्कर से पूछा। अवैस साहब की छुट्टी है आज, उसने कहा। हातिम ने अवैस का नंबर मिलाया, जो हनूस बंद। वो बेचारा सर पर पैर रखकर घर की तरफ दौड़ा। वहाँ अलीना और नसरीन परेशान हुई बैठी थी। कुछ पता चला? नसरीन फ़ौरन हातिम की तरफ दौड़ी। नहीं, अवैस की भी छुट्टी है आज। वो अलीना की तरफ देखते हुए बोला। घर कॉल करो, पूछो किसी को उसका पता है? हातिम ने कहा। अलीना ने घर का नंबर मिलाया। अवैस भाई कहाँ है अम्मी? रुखसाना ने उठाया था। अवैस फैक्ट्री में होगा, वो लायन थी। फैक्ट्री से तो छुट्टी की है, अलीना ने कहा। अच्छा, घर पर तो नहीं है। अवैस, अवैस, वो सेल कान से लगा है उसे आवाज़ें देने लेकिन वो वाकई घर पर नहीं था। अम्मी, मेरी बात सुने। अलीना रोने वाली हो गई। शर्मीन सुबह से गायब है। वो पक्का अवैस भाई के साथ होगी। अम्मी, अवैस भाई उसे भगाकर कहीं ले गए हैं। वो फूट-फूट कर रो पड़ी। रुखसाना दम बखोर रह गई। ये अवैस का बच्चा एक दफ़ा मेरे हत्थे चढ़ तो जाए ज़रा। उसे छोड़ूँगा नहीं मैं। हातिम आग बगोला हो रहा था। रुखसाना ने झटपट हमज़ा और ज़ुबैर को कॉल करवाई। वो दोनों ही लाइल्म थे कि अवैस कहाँ गया। शाम तक दोनों का कुछ पता नहीं चला। अलीना वक़्फ़े-वक़्फ़े से घर कॉल करती रही, लेकिन बेसुध। हमज़ा और ज़ुबैर ने अवैस के सारे दोस्त छान मारे, लेकिन कोई पता नहीं चला। मग़रिब से ज़रा पहले अलीना अलीना का फ़ोन बजा। ज़ुबैर की कॉल थी। अलीना, अवैस भाई घर आ गए हैं, लेकिन वो इंतहाई परेशानी में बोल रहा था। लेकिन क्या ज़ुबैर भाई? वो चीख़ी। शर्मीन इनके साथ है, दोनों ने निकाह कर लिया है। ज़ुबैर ने इसके सर पर बम फोड़ा था।